के कृषि कार्य में ना आए कोई अड़चन, इसलिए हम लेकर आते हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। और इस कार्यक्रम में मैं और मास्टर जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। और मास्टर जी, हर अंक की तरह हम बहुत सारी जानकारियां किसान भाइयों के लिए लेकर आते हैं। बिल्कुल, आज बिल्कुल। कौन सी जानकारी है? बहुत सारी जानकारी है, लेकिन हम पहले आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते जी हैं। बिल्कुल, वो जरूरी है। तो किसान भाइयों, आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अब हर पंचायत में होगा लैंप्स और पैक्स। आईएमडी नई दिल्ली शुरू कर रहा है ई-एग्रोमेंट सेवा। गेहूं को अनावृत कंड से बचाने के लिए करे बीजोपचार। अब समाचार विस्तार से। किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराने, फसलों की खरीद बिक्री करने सहित अन्य सुविधा मुहैया कराने वाली संस्थाएं हैं लैंप्स और पैक्स। झारखंड कृषि विभाग ने एक नीतिगत फैसला लेते हुए स्पष्ट किया है कि अब राज्य के हर पंचायत में एक एक लैंप्स और पैक्स की स्थापना की जाएगी। लैंप्स और पैक्स कृषि के विकास और किसानों के हित में काम करने वाली संस्थाएं हैं। झारखंड में अभी 1332 लैंप्स और पैक्स काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने एक योजना तैयार की है, जिसके अंतर्गत झारखंड के प्रत्येक पंचायत में इसी महीने लैंप्स और पैक्स का गठन किया जाएगा। पंचायत स्तर पर लैंप्स और पैक्स के गठन होने से इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। नई दिल्ली स्थित भारत मौसम विभाग पूरे देश में जिला स्तर पर ई-एग्रोमेट सेवा शुरू कर रहा है। इससे फसल में लगे कीड़े या खेती के अन्य परेशानी से निजात पाना अब किसानों के लिए आसान हो जाएगा। इसके लिए उन्हें अपने मोबाइल से फसल की फोटो खींचकर भेजनी होगी। गेहूं फसल में अगर अनावृत कंड रोग लग जाए तो बालियां काले चूर्ण में तब्दील हो जाते हैं, जिससे दाना नहीं बन पाता है। इस रोग से गेहूं फसल को बचाने के लिए बुआई से पहले बीजोपचार कर ले। 1.5 ग्राम रेक्सिन नामक दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से या 2.5 ग्राम कार्बोडिजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार के लिए व्यवहार करें। यदि खेत में जब अनावृत कंड रोग लग जाता है तो लिफाफे से ढककर या पॉलीथीन से ढककर उस काले रोग को काट करके या तो मिट्टी में दबा दें या उसको जला दें। झारखंड के कई इलाके दोमट मिट्टी वाले हैं, तो कुछ क्षेत्रों में कंकड़ी मिट्टी पाई जाती है, जो नाशपाती की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नाशपाती की खेती के करने वाले किसान इस फसल से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए नेतरहाट लोकल, पत्थर नख, कश्मीरी नख और विलियम नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। अपने राज्य के जो किसान फलदार फसल नाशपाती की खेती करना चाहते हैं, वो बगीचा लगाने के लिए ढलुआ जमीन हो तो कटूर और समतल जमीन हो तो वर्गाकार भूमि का चयन करें। नेतरहाट लोकल, विलियम, कश्मीरी नख और पत्थर नख नाशपाती के ऐसे उन्नत प्रभेद हैं जो किसानों को भरपूर उपज देने की क्षमता रखते हैं। इन प्रभेदों की उत्पादन क्षमता 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर है और इससे प्रति हेक्टेयर की दर से प्रति वर्ष 30 से 33 हजार रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ड्राईलाइन वीडर मानव चालित कृषि यंत्र उपकरण है, जिससे सब्जी लगे खेत और अंगूर के बगीचों से खरपतवार निकालने और निकाई गुड़ाई का काम किया जाता है। यह उपकरण खुरपी के तुलना में 40% मजदूरी की बचत और 30% संचालन खर्च में बचत होती है। ड्राईलाइन वीडर एक ऐसा उपकरण है जो सख्त जमीन वाले खेत जिसमें कतारों में फसल लगाई गई हो, उस खेत में निकाई गुड़ाई के काम आता है। ये भूमि की ऊपरी परत को तोड़ता है और नमी को सुरक्षित रखता है। इस यंत्र में एक रोलर तथा 2 डिस्क होती है जो स्टील रॉड द्वारा जुड़ी होती है। इसमें टी आकार की ब्लेड होती है जो आर्म पर स्थित होती है और रोलर के पीछे चलती है। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आइए आज मिलते हैं एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने अपने खेती बाड़ी के काम में आधुनिकता और पारंपरिकता के बीच समन्वय बनाए रखा है।
वक्त की नज़ाकत देखते हुए ये इन विधियों में किसी एक को अपनाते हैं। खेती की विधि आधुनिक हो या पारंपरिक, ये मेहनत के साथ साथ सुविधाओं की भी मांग करता है। आज जो किसान हमसे मुखातिब हैं, उनकी समझ इस मामले में निराली है। वो अपने खेत की मिट्टी, मौसम, फसल और अपने पास उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खेती की विधि का चयन करते हैं। हम खेती बाड़ी से अभी शुरू किए हैं, पढ़ाई लिखाई मैट्रिक तक किए हैं। मैट्रिक के बाद पढ़ाई भी चल रही है और हम साथ में खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। अभी हमारा परिवार खेती बाड़ी से ही जुड़ा हुआ है और खेती बाड़ी से हमारा परिवार अभी कुशल है। और आगे हम लोग खेती बाड़ी को सही दिशा के लिए हम लोग वैज्ञानिक तरीका से खेती करना चाहेंगे और अभी शुरुआत किए हैं अभी। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार हैं। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13.5 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 28.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11.4 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस तरह दर्ज किए गए। चावल मोटा 1800 रुपए से 1950 रुपए, चावल मध्यम 2050 रुपए से 2150 रुपए, चावल उत्तम 2200 रुपए से 2500 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1650 रुपए, चना 4800 रुपए से 5200 रुपए, दाल अरहर 6700 रुपए से 6900 रुपए, दाल मसूर 4400 रुपए से 4500 रुपए, दाल चना 5800 रुपए से 6050 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3450 रुपए, सरसों तेल 10,050 रुपए से 10,100 रुपए, आलू 600 रुपए से 675 रुपए और प्याज 1900 रुपए से 2200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, कृषि समाचार के तहत आपने तमाम जानकारियां हासिल की। आपने जाना मंडियों में अनाजों का भाव क्या रहेगा, कृषि उपकरण कौन कौन से हैं, साथ ही कौन कौन से उन्नत किस्में हैं। इन तमाम बातों के साथ साथ और सारी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन मिलते हैं इस छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है।
इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। इस विराम के बाद किसान भाइयों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो मास्टर जी, आज जैसा कि आप बता रहे थे कि बहुत सारी जानकारियां लेकर आए हैं, तो सबसे पहले कौन सी जानकारी दे रहे हैं? देखिए अल्पना जी, हमारे यहाँ जो किसान भाई हैं वो तरह तरह की सब्जियां यहाँ उगाते हैं। बहुत जरूरी है वो। यहाँ आलू, टमाटर, बैंगन, बंधा गोभी, फूल गोभी, सलगम, तमाम तरह की सब्जियां यहाँ उपजाई जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हम इनमें सामयिक कृषि कार्य नहीं करें तो हमें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसका मतलब है लाभ के लिए उसकी समसामयिक देखभाल और ये सब चाहिए। बिल्कुल, निकाय गुड़ाई हो या खरपतवार की बात हो या सिंचाई की बात हो, सारी जानकारियां तो होनी चाहिए, या फिर कीट नियंत्रण की बात हो, ये तमाम जानकारियां किसान भाइयों के पास होनी चाहिए। और इस वक्त जो किसान भाई सब्जी फसल उगा रहे हैं उनको ये जानकारियां हम उपलब्ध कराना चाहते हैं आज के कार्यक्रम के तहत। जी, और इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर जयपाल चौधरी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो अभी की जो मौसमी सब्जियां हैं, जैसे टमाटर हो गया, लतेदार सब्जियां हो गया, बैगन हो गया, आलू हो गया, तो इन सब्जियों में जो अभी जो कीट प्रबंधन क्या होना चाहिए? जैसे आपने पूछा है कि अभी जो कीट है कौन से कीट आ सकते हैं, जैसे तो अभी आपका टमाटर है, इसमें हम देखते हैं कि फल छेदक कीट जिसको हेलिकोर्पा है, वो फल छेदक कीट आता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ जैसे इसमें जो लत्तेदार सब्जियां हैं, लत्तेदार सब्जियों में आप देखते हैं कि बिल्कुल आपका प्लांट सही है दिन में, लेकिन दूसरे दिन जाके देखते हैं कि किसी ने इसको काट के गिरा दिया है। तो ये जो काट के गिराने वाली जो प्रॉब्लम है, जो ये इसमें एक कीड़ा लगता है रेड पम्पकिन बीटल जिसको बोलते हैं, इससे होती है। इसके साथ साथ जिसमें आपने आलू की बात की है, सेम प्रॉब्लम ऐसी होती है कि इसको भी आपके सतह से ऊपर से आपका जो तना है उसको काट के गिरा देता है ये कीट, जिसको कटवर्म बोलते हैं। ये जो कीड़े हैं आप देख नहीं पाते हैं, लेकिन रात्रि के समय में काटते हैं। तो ये जो इसी माह में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन कीटों के साथ में, आपके चाहे टमाटर हो, बैंगन की जिसमें बात कर रहे हैं, अभी बैंगन में जो आपका फल छेदक कीट है वो बहुत कम आ रहा है, लेकिन उसमें अभी ज़रूरत नहीं है। टमाटर हो गया, आपका आलू हो गया, लत्तेदार सब्जियां हैं, इनको हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है इस समय में। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि लत्तेदार सब्जियों में अभी कौन सा कीट लग सकता है और उसका क्या प्रबंधन करें किसान? हाँ, जैसे कि आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जैसे कि अभी कौन से कीट, जिसका मैंने बताया कि रेड पम्पकिन बीटल है जो अभी लगता है। इसमें जो अगेती, हम चाहते हैं कि हर एक किसान को अच्छा कीमत मिले, लेकिन अच्छी कीमत के लिए हमें अगेती फसल लत्तेदार सब्जियां लगानी पड़ती हैं। इस अगेती फसल के लिए अभी जब आपका तापमान थोड़ा नीचे रहता है तो उसमें एक जो लाल रंग का कीड़ा, जैसे मैंने बताया है, मर्दा में रहता है और रात को निकल के आपकी जो सब्जी नीचे लगाई हुई है लत्तेदार सब्जियां, उनको काटता है। तो हमें
इसके प्रबंधन के लिए हम स्प्रे बाहर करते हैं तो वो नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको बुआई के समय थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और उस बुआई के समय में आप बीटी जो बैसिलस थ्रिंजेंसिस का जो पाउडर है 1 किलो पाउडर को आप गोबर के साथ में मिला करके खेत में बुआई से पहले आप मिला दें। उसके साथ साथ आप अगर फिर भी जो हो रहा है, अगर कीड़ा बाद में आ रहा है तो इसका सबसे अच्छा प्रबंधन है कि जो आपके घर में राख उपलब्ध है उस राख को छान करके महीन छान लीजिए और उस राख को उसके समय में अगर उसमें कार्बारिल का डस्ट मिला करके कार्बारिल को 10 ग्राम को 1 किलो राख में मिला करके आप सुबह सुबह उस पर बुरक दीजिए। प्लांट के ऊपर, पौधे के ऊपर बुरकने से क्या होगा कि उसके ऊपर चिपक जाता है और आपका कीट उसको नहीं काटेगा। और अगर फिर भी आपके प्लांट को ज़्यादा कीट काट रहा है तो उसके लिए आगे हमें स्प्रे की ज़रूरत पड़ेगी और हम स्प्रे के लिए इसके लिए आपको एंडोक्साकार्ब जो मार्केट में मिलता है, आइसोकार्ब के नाम से बाज़ार में आपको मिलेगा, 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला करके आप इसका छिड़काव करें तो इससे आपकी अगेती जो लत्तेदार सब्जियां हैं इस कीट के प्रकोप से बच जाएंगी। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आपने लत्तेदार सब्जियों की बात की, लेकिन अभी बहुत सारे किसान आलू लगा भी चुके हैं और बहुत सारे किसान आलू लगाने वाले हैं, तो क्या प्रबंधन होना चाहिए? क्या करें कि वो उनके जो आलू की फसल में कीट न लगे? जैसे कि आपने बताया कि झारखंड में यहाँ पे आलू में जो आलू की अच्छी सब्जी भी होती है लेकिन इसमें एक कीड़ा लगता है जहाँ से आपका तना निकल रहा है उस तने को वहाँ से काट देता है। उस तने को हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा कीट काट रहा है। जो कीट काटता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो रात्रि के समय में काटता है और दिन के समय में जहाँ पे आपके मिट्टी के जो ढेले होते हैं उनके नीचे छुप जाता है। अगर हम स्प्रे बाहर से करते हैं, छिड़काव करते हैं तो हम वो कीट मर नहीं पाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छे, जैसे मैंने बताया कि जो बीटी का पाउडर है, क्योंकि बीटी जो होता है वो मर्दा में ही रहता है, जो आपकी सोइल है उसी में रहता है, ये बैक्टीरिया है जो उसमें रोग का कार्य करता है। अगर हम इस बीटी के 1 किलो पाउडर को 1 हेक्टेयर में अगर हम मिलाएंगे बुआई के समय में तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर इसके बाद में भी आप मिला रहे हैं, अगर आपकी फसल बड़ी हो गई है तो आप फिर उसमें कटाई के लिए हम स्प्रे ऊपर से कर रहे हैं और हमारा छिड़काव कीट तक नहीं पूछ रहा है, तो जब सिंचाई कर रहे हैं उस सिंचाई के पानी के साथ में आप क्लोरपाइरिफॉस को पानी के साथ में बूंद बूंद के साथ में, जैसे बूंद बूंद सिंचाई करते हैं उसके साथ में जैसे देते हैं वैसे दे दीजिए, या फिर फेम को या क्लोरपाइरिफॉस, इन दोनों में से एक दवाई को आप सिंचाई के साथ में दीजिए, जिससे जहाँ पे आपका कीट छुपा हुआ है वहाँ वो मर जाएगा। अब हम जानना चाहेंगे कि झारखंड में किसान टमाटर की जो खेती है वो बड़े पैमाने पर करते हैं और उनके सामने एक जो बड़ी समस्या आती है वो है कीट की समस्या। तो बैगन टमाटर लगाने से पहले या बाद में जब टमाटर लग चुका हो तो कौन से कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है और उसका नियंत्रण कैसे करना चाहिए? जैसे आपने बताया कि टमाटर में एक जब पहले लगाने से पहले क्या है, टमाटर में एक जो छेद करता है जिसको फल छेदक बोलते हैं, ये टमाटर में बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है इसका। इसके लिए सबसे अच्छा इसका उपचार है कि आप 10 जब टमाटर बुआई के समय में 10 पंक्तियां टमाटर की लगा रहे हैं, उसके बाद में एक पंक्ति अगर आप गेंदे के फूल की लगा रहे हैं तो उस पर वो आपको आकर्षित करेगा और कीट वहाँ से मर जाएगा। अगर उसके बाद में अगर आप फसल लगा चुके हैं तो मार्केट में आपको फेरोमोन ट्रैप्स मिलती हैं, जो सेप्टा आप 10 फेरोमोन ट्रैप्स को फसल की ऊंचाई से 1 फीट ऊपर 10 सेप्टा 1 हेक्टेयर के हिसाब से लगाइए। इसके साथ साथ आप कीटनाशक जैसे एलेंटो हुआ, फेम हुआ, इनको 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव करें, जिससे आपका ये कीट प्रबंधन अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो सुना किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से अभी सामयिक जो कीट प्रबंधन है सब्जियों का वो किस तरह से करना है, कि कौन से रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना है ताकि आपके खेतों में आपकी फसलों पर कीटों का प्रकोप न हो और आपका उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मास्टर जी, आज बहुत सारी सब्जियों के बारे में हमने जान लिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि सब्जियों का जो राजा है कौन, आलू, हाँ, उसके बारे में भी हमें जानकारी जरूर प्राप्त करनी चाहिए। और आप बताइए अब आगे। बिल्कुल। किसान भाइयों, आप आलू की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। हमारे राज्य की मिट्टी कुछ ऐसी है कि यहाँ आलू की खेती अच्छी होती है। जी जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप कीट प्रबंधन नहीं कर पाते हैं या मुनाफा नहीं मिल पाता है, तमाम बातें हैं।
क्यों हाँ, अपनाए जी बिल्कुल, और नुकसान हो जाता है, नुकसान तो हो जाता उससे है। बचाव तो जरूरी है। तो तमाम जानकारियां जो हम खेतों से लेकर आते हैं, कई बार हमारी कोशिश होती है कि ये जानकारियां हम किसान भाइयों के मुंह से भी किसान भाइयों तक पहुंचा दें। जी जी जी। तो आज हम एक ऐसे ही किसान से मिलवा रहे हैं जो आलू की खेती कर रहे हैं। ये हैं विकेश्वर महतो जी। तो आइए मिलते हैं उनसे। आप अपने जीवनी के बारे में कुछ बताएं। मेरे जीवनी में 1999 से 91 से हम पढ़ाई शुरू किए। उनके बाद 2001 में रांची दिव्यांग में प्रशिक्षण मालिका प्राप्त करने के बाद पलांडू में भी 3 महीना ट्रेनिंग किए। उसके बाद घर आए, मैट्रिक पास करने के बाद चांडिल कॉलेज में एडमिशन लिए। उसके बाद ग्रेजुएशन पास किए और इसके साथ साथ हम खेती में भी जुड़े रहे। तो खेती में जब आप जुड़े रहते थे तो दोनों को, शिक्षा को और खेती को कैसे समय दे पाते थे? दोनों को ऐसे ही समय निकाल कर, जैसे सुबह से काम करते थे 10 बजे तक, उसके बाद कॉलेज जाते थे। तो जब आप पढ़ लिख लिए, ग्रेजुएशन पास हैं आपने बताया, उसके बाद जब खेती करने के लिए आए तो पहले जो खेती आपके पूर्वज करते थे, चाहे पिताजी चाचा जी जो भी करते थे, वो खेती और अब की खेती में आप कितना अंतर पाते हैं? वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद हम उन्नत तरीके से यहाँ घर आके शुरू किए। जैसे आलू का खेती करते आए, टमाटर का किए, बीन का किए, सरसों का किए, बैगन का किए। जैसे पहले तो हमारे यहाँ मुरझा रक्षक बीमारी बहुत ज़्यादा प्रकोप होता था। उसके आधार से जैसे पलांडू से अर्का उभा आया था, अर्का स्वर्ण लालिमा आया और स्वर्ण संपदा, उसका बीज हम यहाँ आके लगाते, उसमें फसल अच्छा होने लगा, उसमें पौधा भी नहीं मरने लगा, उससे पैसा भी अच्छा लाभ होने लगा। तो लाभ अच्छा होने लगा, तो सालाना आप जो फसल करते हैं उनसे कितना लाभ प्राप्त करते हैं? 1.5 लाख के आसपास। हाँ। तो यही पैसा से मतलब आप और कोई व्यवसाय ना करके केवल खेती करके अपने जीवन चला रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं? हाँ, इसी में हम अपना परिवार में और कौन कौन से 7 सदस्य हैं। कौन कौन? माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, मिला के 4 भाई हैं, 1 बहन है। तो हम ही बड़ा हैं। शादी नहीं हुई। तो 7 परिवार के मतलब 7 परिवार हैं आपके फैमिली में। तो उस पर जो खेती के द्वारा ही केवल भरण पोषण हो रहा है या कोई और व्यवसाय को भी? खेती के लिए ही। तो इसमें आपका साथ कौन कौन देते हैं? मेरा भाई देते हैं और पिताजी देते हैं, माँ देते हैं। तो आप कौन कौन फसल मतलब लगाते हैं आलू के अलावे? बैंगन लगाते हैं, खीरा लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, बैंगन लगाते हैं, सरसों लगाते हैं, चना लगाते हैं, खसारी लगाते हैं, धान लगाते हैं और गेहूँ। तो इन सब की खेती क्या अभी आप वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा करते हैं? हाँ, वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा करते हैं। इसकी ज्ञान आपको कहाँ से मिलती है? ये दिव्यांग से और पलांडू से। तो ठंडे के मौसम में जो आप फसल उपजाते हैं तो उसके लिए बाजार की व्यवस्था कहाँ पे करते हैं, और जो सामान आप ले जाते हैं तोड़ करके उनका भंडारण का कोई व्यवस्था है आपके पास? वो तो भुयाडी बाजार में हम लोग ले जाते हैं। जैसे बाजार में तो कुछों का कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वहीं पर जो दाम होता है उसी में हम लोग बेच देते हैं। रोज तोड़ते हैं, रोज बेच देते हैं। तो ये जो आपका यहाँ का उत्पादन है वो कहाँ कहाँ जाता है? कलकत्ता जाता है, दिल्ली जाता है, मद्रास जाता है। और आपने कहा कि हमने स्नातक भी किया है, तो क्या कभी नौकरी करने की इच्छा आपके मन में नहीं जागी? नौकरी करने की तो इच्छा अभी नहीं है। फसल में इतना आमदनी हो रहा है, जैसे खीरा हम लोग अगले साल लगाए थे, करीब 70 से 80 हज़ार रुपया हुआ था 30 डिसमिल में। पूंजी लगा था 10 हज़ार रुपया और 70 हज़ार। हाँ, यानी 60 हज़ार का शुद्ध मुनाफा। हाँ, हाँ। तो आप अपने तरह के और जो हमारे नवयुवक किसान हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोग को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे सब कोई खेती में जुड़े रहे और वैज्ञानिक तरीके से करे, और सब कोई अपना नौकरी छोड़ के, अपना किसान भाइयों लोग सब कोई अपना काम नौकरी से ज़्यादा फसल उपजाएं। तो फसल उपजाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि महतो जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी, और पढ़ाई के साथ साथ
व्यवसाय के रूप में अगर खेती को लेते हैं तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे और अपना परिवार का भरण पोषण करेंगे। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। झारखंडी जोहार। तो मास्टर जी, बिकेश्वर जी से मिलके तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई और आशा करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को भी उनसे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली होगी। बिल्कुल, जो किसान भाई आलू की खेती कर रहे हैं उनसे आलू उत्पादन की जो तमाम बातें हैं उनको जरूर प्रभावित करेंगी। तो मास्टर जी, आज के हिसाब से जो जितनी जानकारियां थी वो हो गईं। अब कुछ कृषि सलाह ले लेते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, समय समय पर हम सलाह आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे से कौन सी कृषि सलाह आज मिलती है आपको नजर डालते हैं उस पर। भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे से प्राप्त कृषि सलाह के अनुसार गर्मा सब्जियों को लगाने का समय आ गया है। किसान भाई जल्द से जल्द खेत जुताई कर सब्जियों को थाले में लगाएं। यह ध्यान रखें कि कम लतर वाली सब्जियों को 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर और ज्यादा लतर वाली सब्जियों को 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर लगाएं। प्रत्येक थाले में 4-5 बीज डालकर हल्की सिंचाई कर दें और थाले को पुआल से ढक दें ताकि नमी बनी रहे। तो मास्टर जी, कृषि सलाह भी हो गया, अब बारी आती है किसकी? चिट्ठी पत्री की। जी बिल्कुल, और उसका पता अब नोट करवा दें ताकि... बिल्कुल किसान भाइयों, आप हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, पिन संख्या 834-001। किसान भाइयों, आपके सुझावों का हम बहुत बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। पता भी लिखवा दिया है और अभी इस अंक में हमें विदा लेने की बारी आ गई है, समय हो गया है। किसान भाइयों, आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ। हम अगले कार्यक्रम में फिर नई जानकारियां लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।